साथियों, स्वागत है कुमार एजुकेशन सेंटर में। आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था की सेकंड क्लास के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था। इससे पहली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि पंचायतों का इतिहास कैसे रहा है, परंपरागत पंचायतें कैसी थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था। होपफुली आपको आज की क्लास समझ में आएगी। पंचायती राज व्यवस्था ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें, तो मुगल साम्राज्य के बाद में जनरल मेंटकॉफ हुए। जनरल मेंटकॉफ ने यह बताया कि भारत जो है छोटे-छोटे गणराज्य में विभाजित है, और ये छोटे-छोटे गणराज्य जो हैं, लिटिल रिपब्लिक नामक बुक लिखी इन्होंने, उसमें बताया और कहा कि भारत एक लिटिल रिपब्लिक है। भारतीय ग्राम समुदाय छोटे-छोटे गणराज्य हैं, जो पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। अपने लिए सभी आवश्यक सामग्री की ये खुद व्यवस्था कर लेते हैं। ये सभी प्रकार के बाहरी दबावों से मुक्त हैं। ये किसने कहा था? चार्ल्स मेंटकॉफ ने बोला था। 1786 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य लॉर्ड वर्क, कौन? लॉर्ड वर्क उस समय भारत के गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध भारत में गांव की परंपरा एवं मजबूत व्यवस्था को तोड़ने का महाभियोग प्रस्ताव ले आए। कौन लेके आया था महाभियोग प्रस्ताव? लॉर्ड वर्क। कब लेके आए थे? 1786 में। आगे चलकर इस गांव स्तर की पंचायत के विषय में 1830 ईस्वी में, कब? 1830 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल मेंटकॉफ ने गांव स्तर की पंचायत व्यवस्था के विषय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट भेजी, और उस रिपोर्ट में लिखा था कि भारतीय ग्राम समुदाय, ध्यान देना, भारतीय ग्राम समुदाय छोटे-छोटे गणराज्य में विभाजित है, जो पूरी तरह आत्मनिर्भर है और अपने सभी आवश्यक सामग्री को व्यवस्था वो अपने आप ही कर लेते हैं। ये किसी भी प्रकार के बाहरी दबाव से मुक्त हैं। इन अधिकारों और प्रबंधों पर कभी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। एक के बाद एक साम्राज्य आते गए, क्रांतियां हुई, परिवर्तन हुआ। हिंदुस्तानी ग्राम समुदाय पंचायती व्यवस्था उस तरीके से बनी रही जैसे ऋग्वेद काल में थी। ऋग्वेद काल के बाद तुम्हारा क्या कहते हैं, मध्यकालीन भारत आया, दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत में जो ग्रामीण समुदाय था, वहाँ पे जो ग्राम पंचायत थी, उसके बाद सीधा मुगल साम्राज्य आया, गुप्त वंश आया, उसके बाद अंग्रेज आए। तो ये जो ग्रामीण पंचायत व्यवस्था है ना, ये सदियों से चली आ रही व्यवस्था है। हाँ, हालाँकि ऋग्वेद के काल, उत्तर वैदिक काल में कुछ परिवर्तन हुए इसमें। ये परिस्थितियों के अनुरूप बदलती रही है। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो, कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो को प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की जरूरत महसूस हुई। देखो, अंग्रेजों को शक्ति के विकेंद्रीकरण की इसलिए आवश्यकता हुई क्योंकि अंग्रेजों का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, भारत को लूटना, और वो अपने प्रॉफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। उन्होंने बंगाल का विभाजन कराया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल बनाया। ठीक है, तो उन्हें अपने फायदे के लिए चीजें चाहिए थी। तो सत्ता में विकेंद्रीकरण करने की जरूरत महसूस क्यों हुई? क्योंकि उन्हें फायदा नहीं हो रहा था, राजस्व नहीं मिल रहा था। तो वर्ष 1870 ईस्वी में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचन प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू हुई। कब शुरू हुई थी? 1870 ईस्वी में शहरी नगर पालिकाओं की, जो कलकत्ता मद्रास है, उन इलाकों में इन्होंने क्या किया? शहरी नगर पालिकाएं बनाना स्टार्ट किया। और 1870 ईस्वी के अंदर बंगाल चौकीदार अधिनियम पारित हुआ। क्या है बंगाल चौकीदार अधिनियम? यहाँ देखते हैं। बंगाल चौकीदार अधिनियम 1870 में पंचायती राज व्यवस्था में बंगाल में पारंपरिक गांव पंचायती प्रणाली की शुरुआत हुई। कब हुई थी? 1870 में हुई थी, बंगाल चौकीदार अधिनियम से। इस चौकीदारी अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट को गांव में मनोनीत सदस्यों की पंचायत स्थापित करने के लिए सशक्त किया गया। तो जिला मजिस्ट्रेट जो होता था, वो क्या करता था? गांव में पंचायत को स्थापित करता था। और वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। ये याद रखना, क्वेश्चन ये आता है कि बंगाल चौकीदार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1870 में। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो था। उसके बाद 1882 में एक और रेजोल्यूशन आया, जिसे रिपन रेजोल्यूशन बोलते हैं। इस काल में रिपन जो थे 1880 से लेकर 1884 के मध्य, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण काल माना जाता है। वर्ष 1882 में रिपन ने स्थानीय संबंधी प्रस्ताव देकर स्थानीय निकायों को बढ़ावा देने का कार्य किया। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक बोलते हैं। स्थानीय सरकारों के विकास में 18 मई 1882 में, ये डेट याद रखना,
18 मई 1882 को एक अहम दिन साबित हुआ। इस दिन बहुमत में निर्वाचित गैर सरकारी सदस्यों का एक स्थानीय बोर्ड प्रदान किया, जिसकी अध्यक्षता एक गैर सरकारी अध्यक्ष को सौंपी गई। इसे भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा कहते हैं। कब? 18 मई 1882 में एक बोर्ड था, जो नया बोर्ड बनाया गया, बहुमत से पारित हुआ और इसी को मैग्ना कार्टा कहते हैं, स्थानीय लोकतंत्र का। इससे अगर हम आगे बात करें तो अगला आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था, उसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या सुधार हुए थे पंचायती राज व्यवस्था में? दो चीजें यहाँ पे, एक था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935 में पंचायती राज व्यवस्था में क्या सुधार हुए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के अनुसार जितनी हो सके स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इसके बाद 1925 में 8 प्रांतों ने ग्राम पंचायत एक्ट पारित किया। कितने प्रांतों ने किया था? 8 प्रांतों ने, जिसमें बंगाल, मद्रास ये शामिल थे। 1926 तक 6 देशी रियासतों ने पंचायत कानून को पारित कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश काल में पंचायतों के विकास में एक और महत्वपूर्ण मंच के रूप में माना जाता है। हालांकि ब्रिटिश सरकार गांव स्वायत्तता के हित में नहीं थी, लेकिन वो भारत में अपने शासन जारी रखने के लिए ऐसा करने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी इसका अस्तित्व में होना जरूरी था। एक और कमीशन आया था 1907 से 1909 के बीच में, जिसे रॉयल कमीशन बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष थे CEH होब हाउस। रॉयल कमीशन ने भारत में विकेंद्रीकरण पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए ग्राम पंचायतों के माध्यम से लोगों को ग्रामीण स्थानीय स्वशासन मामलों से जोड़ने की सिफारिश की गई थी। एक कांग्रेस ने भी संकल्प लिया था, जिसे लाहौर संकल्प कहते हैं, जो 1909 में हुआ था। 1909 में लाहौर में कांग्रेस के 24वें सत्र, जो उनका अधिवेशन होता था, में एक प्रस्ताव अपनाया गया, जिसमें स्थानीय निकायों के लिए गैर आधिकारिक अध्यक्ष के साथ निर्वाचित स्थानीय पंचायतों के शीघ्र कदम उठाने और उन्हें आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसके बाद एक 1945 में, जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था, उससे जस्ट पहले एक वुडहेड आयोग आया, जो पंचायती राज व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं, आपका सेकंड चैप्टर है इसका, वो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पंचायती राज व्यवस्था कैसी थी। जैसे आजादी के बाद पंचायती राज को व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार पे सारे के सारे काम आ गए, ठीक है। और भारत एक गांव का देश है, इसमें लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। ग्रामीण विकास को गति देने के लिए और इसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 1952 में ग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की। और फिर इस कार्यक्रम के सहयोग के लिए 1953 में, याद रखना, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 के अंदर। और 1953 के अंदर राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी चालू हुई। जब भारत का संविधान बना था, तो संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 के अंदर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें ये बोला गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा है। संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत के बनाने की चर्चा है। और जो आर्टिकल जो है 246, इसके माध्यम से स्थानीय सुशासन किस तरीके से चलेगा, उसमें कितने विषय होंगे, कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा विधानसभा मंडल को सौंपा गया है। तो देखिए यहाँ पे 2 आर्टिकल है, एक आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, और एक है आर्टिकल 246, इसमें ग्राम पंचायत के संपूर्ण विषय के बारे में चर्चा है। ये 246 से स्टार्ट होके 246 ओ तक जाता है। और दूसरी बात, जो आर्टिकल 40 है, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि ग्राम पंचायतों का समायोजन किस तरीके से होना चाहिए। जब तक कि भारत में 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ था, 1992 में बना था ये 73वां संविधान संशोधन, जब तक क्या कहते हैं पारित नहीं हुआ था, तब तक राज्य सरकार किसी भी तरीके से अपने क्या कहते हैं राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर सकती थी। लेकिन जब एक बार संवैधानिक रूप से पंचायत बनाने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया, तो पूरे राज्य को, जितने भी भारत में राज्य थे उस समय, उन सबको पंचायतें गांव में बनाना मजबूरी बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं
कि जो अधिकार है, कानून बनाने का जो अधिकार है, वो राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। अगर एक मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि पंचायती राज व्यवस्था किस विषय को दिखाता है या पावर किसके पास है, तो राज्य सरकार के पास की पावर होती है। जैसे आपने सूचियां पढ़ी होंगी, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, ठीक है? जो जो अनुसूची 7 है, उसके अंदर है, शेड्यूल 7 के अंदर पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे केंद्र सरकार किन विषयों पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार किस विषय पे कानून बना सकती है और दोनों सरकार मिलकर किन-किन विषयों पे कानून बना सकती हैं। तो उनमें से एक विषय है ये पंचायत। तो पंचायत पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है, वो राज्य सरकार को होता है। आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है। आप इसे गवर्नमेंट को थोप सकते नहीं है कि आपने ये लागू क्यों नहीं किया, किस लिए नहीं किया। क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तो देश के पास पैसे की कमी थी, ठीक है? तो उस वजह से जो सामाजिक सुधार वाले कार्यक्रम है, लोक कल्याण के लिए जो कार्य करने हैं सरकार को, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया। इसलिए पूरे देश में इन निकायों की जो सार्वभौमिक है, जो एक समान संरचना का अभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। हाँ, महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा थी, वो सामाजिक विचारधारा थी। वो कहते थे कि भारत गाँव से शुरू होता है, अगर गाँव का विकास होगा तभी भारत का विकास हो सकता है। ये गांधी जी के शब्द हैं। 1947 में आजादी मिलने के बाद ही राज्यों में अंतरिम सरकार बनने का गठन हुआ। जैसे-जैसे राज्य आजाद होते गए, जैसे कि भारत जब आजाद ही नहीं हुआ था 1946-45 के आस-पास, तो सतारा है, सतारा में अपनी स्वतंत्र सरकार बनाना स्टार्ट कर दिया था अंग्रेजों के समय ही। तो बहुत सारे राज्य ऐसे थे कि जो अंग्रेजों के समय भी अपने आप को स्वतंत्र बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके तुरंत बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश, कौन? उत्तर प्रदेश पहले उत्तर प्रदेश आजादी के समय से पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद बिहार में स्थानीय सुशासन को सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत अधिनियम और उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम 1947 लाया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1947। अब हम बात करते हैं जिसे 1948 में पूरे राज्य में लागू किया गया। भारत में पंचायती राज को पुनः सशक्त आधार पर कायम करने का प्रयास महात्मा गांधी जी ने किया, लेकिन इन पंचायतों को सक्रिय बनाए जाने का कार्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही हो सका। भारत संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कदम उठाएगा। कौन उठाएगा? राज्य कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां एवं अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। इस आधार पर इसके आधार पर पहली योजना के प्रारंभ में, पहली योजना कौन सी? पंचवर्षीय योजना, जो 1991 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1951 से 1956 के बीच में पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, जिसमें कृषि को प्रधानता दी गई थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। जनवरी 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की मूल्यांकन हेतु एक समिति गठित की गई। कब की गई थी? 1957 में। इन्हें याद रखना, ये बहुत जरूरी है। जिसने त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत राज व्यवस्था को बनाने का सुझाव दिया। 3 स्तरीय कौन से थे? गांव स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ग्राम पंचायत, गांव स्तर पे ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पे ग्राम पंचायत और जिला स्तर पे जिला परिषद। ठीक है? पंचायत समितियां भी बनाई थी इन्होंने। पंचायत राज व्यवस्था को स्थापित करने के सुझाव दिए, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिलों में एक गांव है बगतरी गांव। कौन सा गांव है? बगतरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की। ठीक है? तो राजस्थान वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई बताइए पंचायत राज व्यवस्था का जनक किसे बोलते हैं, तो जहां पहले पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई है वो वहां का जनक हो जाएगा। तो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था का जनक है। ठीक है? इस संदर्भ में मेहता समिति की संस्था का प्रक्षेप करके एक त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया, जिसमें ग्राम सभा पंचायतें ग्राम स्तर पे हुआ करती थी, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे हुआ करती थी और जिला परिषद जो थी वो जिला स्तर पे हुआ करती थी। वास्तव में पंचायत राज की स्थापना से लोगों के समुचित विकास आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के प्रति आशा जागृत हुई कि हाँ, अब हमारा गांव विकासशील बनेगा, विकास करेगा। इसके पश्चात विभिन्न प्रांतों में पंचायत राज अधिनियम लाए गए और प्रत्येक राज्य अपनी स्थानीय दशाओं के अनुरूप, जैसे जैसे जिस राज्य की परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुरूप व्यवस्था निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र था। उस समय ये कोई नहीं था कि आपको इस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना है। ये राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार ने छोड़ दिया था कि आप किसी भी तरीके, जिस तरीके से आप करना चाहें उस तरीके से ग्राम पंचायतों को बनाइए। आज सभी गांव, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संरचनात्मक भिन्नताओं वाली पंचायत राज संस्थाएं कार्य कर रही हैं। आमतौर पर यह प्रणाली 3 स्तरीय होती है, लेकिन कहीं-कहीं पे 4 स्तरीय भी है, 2 स्तरीय भी है।
पंचायती राज संस्थाओं की अवधि 3 से 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 3 से 5 वर्ष। पहली बार पूरे राज्य में पंचायती व्यवस्था को लागू करने वाला कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। पूरे राज्य में किसने अप्लाई किया था? आंध्र प्रदेश में। कब? 11 अक्टूबर 1959 को। लेकिन सबसे पहले अपने किसी जिले में या किसी जिले में लागू करने वाला राज्य कौन सा था? राजस्थान था। ये 2 क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना इन्हें। 1973 में बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। कितनी थी? 4 स्तरीय। कौन-कौन सी थी? ग्राम पंचायत, आंचल पंचायत, आंचलिक पंचायत, जिला परिषद। तो पश्चिम बंगाल में कितनी स्तरीय पंचायत व्यवस्था थी? 4 स्तरीय। कब तक? 1973 तक। 1973 के बाद यहाँ 3 स्तरीय पंचायत बन गई। ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, मध्यवर्ती संस्थान और जिला परिषद। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।